हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर 22 जून को है और इसके लिए बच्चे काफ़ी पैनिक हैं कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और प्रिपरेशन भी छोड़ दी थी, तो अब कैसे करें। तो किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आए हैं ताकि आप लोग फिर से उसको रिवाइज कर लो। डम्प से डम्प बच्चा भी अगर एक वीडियो को कंटिन्यू देखता है ना 2 से 3 बार, तो उसको वैसे भी लर्न हो जाएगा। आप लोगों ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर रखी है, तो आपको तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन सीरीज करो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आप लोगों को वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर देना है, फिर इसका आंसर सुनना है। मैं पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना होता है। सिर्फ 20 शब्दों में आपको ये आंसर करना होता है, जहाँ पर 1 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? बताइए आंसर। वीडियो पॉज कर दो और पहले अपना आंसर दो, फिर उसके बाद में इसका आंसर सुना, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना याद है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे। आपको एक और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि FW टेलर ने कौन सी बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रबंध में नवप्रवर्तन को समझाइए। नवप्रवर्तन क्या होता है मैनेजमेंट में? आंसर कीजिए फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रबंध में नवप्रवर्तन से आशय होता है नई वस्तुओं का उत्पादन, नई तकनीकों, नई योजनाओं को लागू करना, यानी न्यू चेंजेस लेकर आना नवप्रवर्तन कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भित प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आंसर कीजिए। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 नंबर तो यहीं बन जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से किया करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। गर्भित प्रस्ताव वो होता है जो व्यक्ति अपने कार्यों या आचरण द्वारा प्रकट करता है। जैसे कि एक बस स्टैंड पर आती है, वो यात्री से ये नहीं अनुबंध नहीं करती, ना प्रस्ताव रखती कि आपको कहीं जाना है, लेकिन यात्री चुपचाप उसमें जाकर बैठ जाता है। तो ये एक तरीके से प्रस्ताव देना होता है कि मैं आपको गंतव्य स्थल तक छोड़ दूं। तो ये प्रस्ताव हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि यात्री ने उसे गर्भित स्वीकृति भी दे दी, जिसमें उसने कोई भी प्रत्यक्ष शब्दों का या लिखित इस्तेमाल नहीं किया शब्दों का, लेकिन उसने अपनी अनुमति दे दी उस बस में बैठकर कि भाई मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ, उसने टिकट ले ली। तो ये होता है गर्भित प्रस्ताव और गर्भित स्वीकृति। चलिए अब फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एजेंट और ठेकेदार में क्या अंतर है? फटाफट बताइए। कोई एक अंतर बताना है इसमें, चूंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे भी एक ही अंतर पूछा जाएगा। फटाफट से बताइए। इन दोनों में अंतर होता है, एजेंट हमेशा अपने प्रधान या मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए मजबूर होता है, जबकि ठेकेदार सिर्फ अपने अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ठेकेदार ने अगर कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो अब वो कैसे भी करे, उसे जितने रुपीज तय किए गए हैं, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट तय की गई है, उसी में मटेरियल लेकर आना है, उसी में ही कर्मचारी जैसे भी करना है, उसके लिए जिम्मेदार वो होगा। यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तब वो उत्तरदायी कहलाएगा। लेकिन एजेंट उन सभी शर्तों के लिए का पालन करने के लिए बाध्य होता है, जो कि एक एजेंसी अनुबंध के तहत की गई हैं। क्योंकि यहाँ पे एजेंट वो तीसरा पक्षकार है जो ग्राहकों का उस निर्माता या जो उसका मालिक है उससे अनुबंध स्थापित करवाएगा। यानी वो उनका उस जो मालिक है उसका प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि यानी कि जैसे आपका मॉनिटर होता है, वो बताया था अगर मॉनिटर सभ्य है तो क्लास भी सभ्य है। तो इसी तरीके से एजेंट भी होता है, इसीलिए उसको विभिन्न शर्तों का पालन करना होता है, जबकि एक ठेकेदार के साथ ऐसा नहीं होता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो जैसे भी मर्जी वैसे करे, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर राव एवं मेहता के अनुसार उद्यमिता की क्या परिभाषा है? फटाफट बताइए। उद्यमिता वाले चैप्टर में से डेफिनेशन में क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसमें काफ़ी तरीके की डेफिनेशन दी गई हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना। तो देखते हैं इसका आंसर। उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर राव एवं मेहता ने। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं इसमें से आने के, खासकर डेफिनेशंस में से, जैसे HN पाठक की, इसके अलावा प्रोफेसर मुसलमान एंड जैक्सन की, प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नादकर्णी की। तो इनकी डेफिनेशंस आने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन सभी डेफिनेशंस पर एक बार ध्यान दे लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उद्यमी को परिश्रमी होना क्यों आवश्यक है? बताइए अपनी लैंग्वेज में क्यों होना आवश्यक है।
एक बात याद रखना कि जितना आंसर आपका इफेक्टिव होता है उतना ही मार्क्स पर फर्क पड़ता है। एग्जामिनर हमेशा ये देखता है कि बच्चे ने लैंग्वेज इस तरीके की यूज़ की है, तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड पर हो तो लैंग्वेज भी उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना, शब्दों को उसी तरीके से यूज़ करना। सिंपल से अगर वर्ड यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट एग्जामिनर पे कुछ खास नहीं पड़ता। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर है, व्यवसाय में सफलता के लिए एक उद्यमी का परिश्रमी होना आवश्यक है। क्योंकि एक उद्यमी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सामाजिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसकी अपने उद्यम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। यदि वो परिश्रमी नहीं होगा तो वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएगा, वो अपने लाभों को अर्जित नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उसे परिश्रमी होना आवश्यक होता है। एक चीज़ पर और ध्यान देना, जितना शॉर्ट में इसमें आंसर बताया है ये सिर्फ वीडियो के लिए बताया गया है, लेकिन आपको इसे पूरी तरीके से सही तरीके से लिखना है कि एक उद्यमी को व्यवसाय में सफलता के लिए परिश्रमी होना आवश्यक है। ये आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा ना लिखें कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए, इससे इंप्रेशन थोड़ा खराब हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ करने हैं। बताइए बीमा पत्र से आपका क्या तात्पर्य है और बीमा अभिकर्ता क्या होता है, क्या समझते हैं आप बीमा अभिकर्ता से? फटाफट आंसर कीजिए अपना। आपने अपने अपने आंसर कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं। बीमा पत्र से आशय होता है वह लिखित प्रलेख जो बीमाकर्ता और बीमित के मध्य बीमा अनुबंध करता है, वो बीमा पत्र कहलाता है। और बीमा अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो बीमाकर्ता और बीमित के मध्य ये मध्यस्थ का कार्य करता है या अनुबंध स्थापित करवाता है, जिसे हम बीमा एजेंट भी कहते हैं। ध्यान देना, अनुबंध वाले जो चैप्टर हैं और ये बीमा वाला चैप्टर है, इसमें आपको शब्दावली दी गई है। इस शब्दावली को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी कई क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका वो एक नंबर मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सेवा कर कब लागू हुआ था? फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना जीएसटी और ये सर्विस टैक्स अलग अलग है। सर्विस टैक्स पहले आया था, जीएसटी तो अपने अभी 2017 में लागू हुआ है। फटाफट से आंसर करो। तो सेवा कर लागू हुआ था 1 जुलाई 1994 को, और माल व सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं वो हुआ था 1 जुलाई 2017। दोनों ही 1 जुलाई को लागू हुए हैं, लेकिन सन अलग अलग है। सेवा कर पहले हुआ था 1994 को और जीएसटी 2017 में। लेकिन जीएसटी के लिए कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि माल व सेवा कर को लागू करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही आंसर करो कि मार्ग प्रशस्त करने का क्वेश्चन पूछ रहा है या लागू करने का। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विक्रय कर भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ? फटाफट आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। साथ में ये भी आंसर करना कि ये लागू कब हुआ था। विक्रय कर 1938 में लागू हुआ था और सर्वप्रथम ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो 1 नंबर तो कहीं नहीं जाने। भाई, प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया था। अच्छा, हेनरी फेयोल के संबंध में कुछ और तथ्य भी हैं कि इन्हें आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता, क्रियात्मक प्रबंध का जन्मदाता, प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रशासनिक प्रबंध या क्रियात्मक प्रबंध का जन्मदाता कौन है या आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर वही सेम है, हेनरी फेयोल। तो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीटर ड्रकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट बताइए आंसर। कौन सी पुस्तक लिखी थी पीटर एफ ड्रकर ने? साथ में एक और क्वेश्चन का आंसर करना है कि पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु की उपाधि किसने दी थी? फटाफट बताइए। तो पीटर एफ ड्रकर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था मैनेजिंग इन ट्रबुलेंट टाइम्स, जो कि 1980 में लिखी थी। और प्रबंध गुरु भी इन्हें ही कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रबंध गुरु किसे कहा जाता है, तो प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर को ही कहा जाता है। और प्रबंध गुरु की उपाधि इन्हें दी थी, यानी कि ये शब्द इनको अलंकृत किया गया था अमेरिकन पत्रिका जिसका नाम था बिजनेस वीक और मैकेंसे ने। इसके अतिरिक्त उद्देश्य द्वारा प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स की विचारधारा का प्रतिपादन भी पीटर एफ ड्रकर ने ही किया था, जो कि 1954 में किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? पीटर एफ ड्रकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा मनोबल में वृद्धि कैसे करती है? फटाफट अपने शब्दों में आंसर करो कि किस प्रकार से व्यक्ति मोटिवेट होकर कार्य करता है, उसमें कार्य करने की इच्छा कैसे जागृत होती है। सबने अपना आंसर कर दिया होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर। अभिप्रेरणा से व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, उन सभी की संतुष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो जाने के कारण उसका जो व्यवहार होता है वो अपने कार्य और अपनी संस्था के प्रति सकारात्मक हो जाता है, उसके अनुकूल हो जाता है। और चूंकि अब उसका अपने कार्य के प्रति सकारात्मक रवैया है, तो उसमें कार्य करने की इच्छा भी जागृत होगी। वो मन लगाकर कार्य करेगा। अब मन लगाकर कार्य करने की जब व्यक्ति में इच्छा जागृत होती है, तो यानी कि उसका मनोबल वृद्धि होता है। अच्छा, इस चीज में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो आपको अपने पेन की इंक बचाने पर ध्यान नहीं देना है, और ना ही सिर्फ ये सोचना है कि सिर्फ 20 शब्द में या 2 लाइनों में मैं लिख के इसका आंसर, अगर आंसर की एक्सप्लेनेशन आप अच्छी कर सकते हो तो वहां पर करो, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखना है। और एक चीज और, यहाँ पे मनोबल और अभिप्रेरणा दोनों में अंतर होता है। मनोबल हमेशा कार्य करने की जो इच्छा होती है वो होता है, और अभिप्रेरणा सिर्फ एक शक्ति है जो उस मनोबल को बढ़ाएगी। ये सिर्फ एक प्रेरणा है। तो दोनों में अंतर भी यदि कभी आ जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी करना आना चाहिए कि मनोबल क्या है और अभिप्रेरणा क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कपट का अर्थ बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए। अनुबंध वाले चैप्टर में से है ये, और इस बात का और ध्यान रखना है कि इसमें आपको कपट के किस धारा के अंडर में आता है वो भी हाईलाइट करना है। फटाफट बताइए कपट की धारा क्या है और कपट का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कपट की धारा है 17। तो कपट की धारा 17 के अनुसार, जब अनुबंध का एक पक्षकार या उस पक्षकार का प्रतिनिधि अनुबंध के दूसरे पक्षकार या उसके प्रतिनिधि से जानबूझकर किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है, या उन तथ्यों का मिथ्या वर्णन करता है, या उन लोगों को आपस में मिलाता है, और ये सारे कार्य वो जानबूझकर कर रहा है ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में रखकर अनुबंध के लिए प्रेरित किया जा सके, तो ये कपट कहलाएगा। आपको अनुबंध वाले चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि आप धाराओं को अच्छी तरीके से याद कर लें। धाराओं का इंप्रेशन अलग ही पड़ता है और इसके मार्क्स भी अलग ही तय होते हैं। यदि आप धारा नहीं लिखते हैं तो इसके मार्क्स का इफेक्ट सीधा आप पर पड़ेगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज और कि यदि वो पक्षकार जो तथ्य छुपा रहा है या जिसने गलत वर्णन किया है, यदि उसने जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं किया है, यानी कि उसे खुद को नहीं पता था कि वो जो कह रहा है वो गलत है या वो जो कह रहा है वो झूठ है, तो इसे कपट नहीं कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक नेता में उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है, क्यों? क्यों एक नेता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए? फटाफट से आंसर करो। नेतृत्व वाले चैप्टर में से है, उसके गुणों में से है। फटाफट से बताओ। होप सो आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, तो वह अपने कार्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस करेगा। साथ के साथ में उसमें निर्णय क्षमता भी प्रभावित होगी, वो निर्णय भी ठीक से नहीं ले पाएगा, और जिसके कारण उसे मानसिक तनाव से भी ग्रसित होना पड़ेगा। साथ में उसके कार्य करने में भी कोई रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो वो चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, जिससे उसके जो कार्यस्थल है वहाँ पे मानवीय संबंध खराब होने लग जाएंगे, उनमें विसंगतियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो उससे और भी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा संस्था के उद्देश्य और उसके कार्यों पर। इसीलिए एक नेता में उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। हर क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में देने की कोशिश करो, लेकिन वो शब्द इस तरीके के होने चाहिए कि उससे एग्जामिनर पर इफेक्ट अच्छा पड़े। सरल शब्दों का उपयोग करोगे तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा खास नहीं पड़ेगा। इसलिए शब्द वो चुनो जो सुनने में भी अच्छे लगते हैं और पढ़ने में भी। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव क्या है? व्हाट इज द प्रपोजल? इसकी धारा भी बतानी है। फटाफट से आंसर करो। इसका आंसर सबको पता होगा, तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो प्रस्ताव की धारा है 2A। ये इसमें ए स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी फिक्स होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो धारा 2A के अनुसार, जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष यानी उसके सामने किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति उसे प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना क्या कहलाएगा? प्रस्ताव कहलाएगा। लेकिन यह प्रस्ताव तभी प्रस्ताव कहलाएगा जब वो सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विपणन प्रबंध ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि कैसे करता है? फटाफट से अपने शब्दों में आंसर करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपने अपना दे दिया होगा आंसर। विपणन प्रबंध के तहत विभिन्न विपणन तकनीकों के माध्यम से, जैसे कि विज्ञापन हुआ, विक्रय कला हुई या विक्रय संवर्धन, इनके माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के अनेक पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि ग्राहकों को ज्ञान में भी वृद्धि होती है, उनके शिक्षण स्तर में वृद्धि होती है और वो जागरूक भी बनते हैं। जैसे कि आपने हेयर ऑयल या बच्चों के ऑयल के लिए ऐड देखा होगा कि उसमें लिखा होता है मिनरल ऑयल स्किन कैंसर का कारण बनता है। तो हमें ये नॉलेज मिली ना कि मिनरल ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, इससे स्किन कैंसर होता है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें मिनरल ऑयल तो नहीं है। तो ये एक तरीके से ग्राहक के ज्ञान, उनकी सूचना के स्तर में वृद्धि करना हुआ, जो विपणन प्रबंध के अंतर्गत अपनाई गई तकनीक जैसे कि विज्ञापन से हमें प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में बीमा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो दे भी दिया होगा। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। तो ऋग्वेद में बीमा के लिए योग क्षेम शब्द का उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, बहुत सिंपल सा आंसर है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, योग क्षेम इसको कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। विज्ञापन नए ग्राहक बनाता है कैसे? बताइए फटाफट से कि विज्ञापन से नए ग्राहक कैसे बनते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और विज्ञापन वाला चैप्टर तो एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि विज्ञापन तो हम लोग कंटिन्यू अपने आसपास चारों तरफ टीवी में, रेडियो में, दीवार पर देखते ही रहते हैं। तो फटाफट से बताओ। चलिए चेक करते हैं, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, देखते हैं क्या दिया है। विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं की उपलब्धि, कीमत, उपयोग आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे ग्राहक विभिन्न वस्तुओं की तुलना कर विवेकपूर्ण व सुविधापूर्ण क्रय कर सकता है। इस प्रकार विज्ञापन नए ग्राहकों को अनेक उत्पादों में से उक्त उत्पाद, यानी कि वो उत्पाद जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, को खरीदने के लिए प्रेरित कर नए ग्राहक बनाने में सहायक होता है। तो ये था इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? फटाफट बताइए सामाजिक सुरक्षा क्या होती है। बीमा वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, काफी अच्छी तरीके से किया हुआ भी है। फटाफट से आंसर अपनी लैंग्वेज में बताइए। तो आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। तो सामाजिक सुरक्षा से आशय कि समाज द्वारा किसी उपयुक्त संस्था या संगठन के माध्यम से समाज के अन्य लोग जो कि सक्षम नहीं है, उन्हें दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, गर्भावस्था या मृत्यु के समय दी जाने वाली सुरक्षा से है। और ये संगठन जैसे कि बीमा संस्थाएं या कंपनीज खुद दे देती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन ये समाज के विभिन्न पक्ष या कमजोर पक्ष के लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? फटाफट से बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ तथा इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं? फटाफट से आंसर करो। इस योजना का संचालन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करा गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे सिर्फ 12 रुपए की राशि प्रीमियम के तौर पर भुगतान करनी है, जो सीधा उसके बैंक खाते से कट कर ली जाएगी। और ये 1 साल का बीमा होता है। यदि इस 1 वर्ष के अंतराल में उसे कुछ हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपए की सुरक्षा, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। एक खास बात और है कि इस योजना के तहत बीमित का बैंक खाता होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी में किन किन वर्तमान करों को शामिल किया गया है? फटाफट से आंसर कीजिए, कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जीएसटी में शामिल किए गए करों में सबसे पहला तो है केंद्रीय कर, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, इसके अलावा मेडिसिन और टॉयलेटरी प्रिपरेशन कानून के तहत वसूल किए जाने वाले उत्पाद शुल्क, इसके अतिरिक्त तीसरा है अतिरिक्त सीमा शुल्क, चौथा है सरचार्ज एवं शेष राज्य कर, पांचवा है स्टेट वेट और विक्रय कर, और छठा है केंद्रीय विक्रय कर। इसके आगे सातवां है क्रय कर, आठवां मनोरंजन कर, विलासिता कर, एंट्री कर, लॉटरी एवं शर्त तथा जुए पर लगने वाला कर, सरचार्ज एवं शेष। ये 12 तरीके के वर्तमान कर हैं
जो जीएसटी में शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में मेरे लिए जो अच्छा है वह मेरे देश के लिए अच्छा है को समझाना है। फटाफट से इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में करो। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा वाले चैप्टर में से है। आपने अपना आंसर कर दिया होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर। मेरे लिए जो अच्छा है वह मेरे देश के लिए अच्छा है, यह अधिकतम लाभ प्रबंध की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें एक उद्यमी तभी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन करता है जब उसे ऐसा करने से लाभ प्राप्त हो रहा हो। यदि उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा तो उनकी इच्छा अनुसार उत्पादन नहीं करेगा। उद्यमी की यही स्वार्थ भावना यानी कि लाभ प्राप्त करने की भावना ही उसे अधिकतम उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि अधिकतम उत्पादन का आधार बन जाती है, जिससे समाज को अधिकाधिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। यही कहने का तात्पर्य है कि जो मेरे लिए अच्छा है, यानी अगर मुझे लाभ हो रहा है तो मेरे देश को भी मैं लाभ दूंगा। यहाँ पर यह कथन है। यह कथन आधारित था स्मिथ की प्रसिद्ध कृति वेल्थ ऑफ नेशन पर आधारित, जिसमें स्मिथ ने भी यही विचार प्रकट किया था कि उद्यमी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन तभी करता है जब उसे स्वयं भी लाभ प्राप्त हो रहा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास के प्रथम स्तर को समझाइए। फटाफट से अपना आंसर बताओ। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा। देखते हैं इसका आंसर। यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का न्यूनतम स्तर है। इस स्तर पर प्रबंध उपक्रम के संदर्भ में व्यवसायिक कानूनों का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है। इसमें यदि कोई भी व्यवसायी जो भी व्यवसायिक कानून बनाए गए हैं, जैसे कि करों का भुगतान करना और जनहित में ही वस्तुओं का उत्पादन करना और ऐसी चीज़ों का उत्पादन ना करना जिससे कि लोगों को नुकसान होता हो या वातावरण या पर्यावरण का नुकसान होता हो या प्राकृतिक संसाधन या देश के जो संसाधन हैं उनका दोहन होता हो, तो इस तरीके से यदि वो कानूनों का पालन करता है तो वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहा है। यह प्रथम स्तर आर जोसेफ मॉनसेन द्वारा दिए गए थे, जो 4 स्तर दिए गए थे। प्रथम स्तर में था कानूनों का पालन, दूसरे स्तर में था जन आकांक्षाओं की पूर्ति, तीसरे स्तर पे था जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान और चौथे स्तर पर था जन आकांक्षाओं का सृजन। तो इनमें से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो इन सबको एक बार देख लेना, जिसमें आर जोसेफ मैन, रॉबर्ट हे व इडग्रे वाला तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा के आधार पर निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्चतम स्तर, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको एक बार पहले से ही रीड करके रखना। देखते हैं अगला प्रश्न। उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। अपने शब्दों में व्यक्त करो इसको कि कैसे उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। फटाफट से आंसर करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यह कथन बिल्कुल सही है कि उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक उद्यमी व्यक्तियों, समाज की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सामाजिक व तकनीकी जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं या प्रतिस्पर्धा में भी अपने लिए उद्यमिता के अवसर खोज लेता है। वो इनका पूर्वानुमान लगा के एक उद्यम स्थापित कर लेता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है। जैसे कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी छोटा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, तो वहां पर टिफिन सेंटर खोलकर लोगों की समस्याओं का निदान तो किया ही, साथ में उसने अपने लिए एक उद्यम स्थापित करने का अवसर खोज लिया। इसीलिए उद्यमिता को अवसर खोजने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो छोटे प्रश्नों के साथ ये वीडियो यहीं एंड होगी है। बड़े क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं उनके लिए कितनी प्रिपरेशन है आपकी। अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर करना है। एक निर्माता ने किसी जयपुर के व्यापारी से कच्चा माल 4 लाख रुपए में खरीदा। इस व्यापारी ने उसे CGST 12% और RGST 6% लगाकर विक्रय किया था। इस कच्चे माल में से उसने 8,000 इकाइयां निर्मित की, जिस पर अतिरिक्त व्यय 80,000 रुपए का हुआ। उसने इन सभी इकाइयों को एक पंजीकृत व्यापारी को 16 लाख रुपए में बेच दिया और उसने इस पर CGST 12% और RGST 6% लगाया। तो इस पर दे कर की गणना करके बताइए कि कितना GST लगेगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले का नाम अगली वीडियो में सबसे पहले लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफ़िनेटली आंसर किया जाएगा।